पार्ट थर्ड के पेपर्स फर्स्ट को पढ़ने जा रहे हैं, पश्चिमी राजनीतिक विचारक। और इसमें आज हम पढ़ेंगे थॉमस हिल ग्रीन। और ग्रीन जो है केवल 46 वर्ष इनकी ज़िंदगी रही, लेकिन आप देखेंगे इन्होंने इसमें बहुत बड़े काम किए। और 18वीं सदी के अंतिम समय में यूरोप में बहुत बड़ी औद्योगिक क्रांति हुई, और औद्योगिक क्रांति में एक विचार सामने आने लगा कि राज्य को व्यक्ति के मामले में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति के मामले में राज्य हस्तक्षेप नहीं करे तो व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। इसीलिए फिर लीजे फेयर की बात आई। लीजे फेयर क्या था कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, व्यक्ति अपना विकास खुद कर लेगा, उसमें इतनी नॉलेज होती है। तो आज हम इसके 3 पार्ट पढ़ेंगे। और पहला है राजनीतिक विचार का थोड़ा जीवन परिचय, और राजनीतिक विचार में स्वतंत्र और अधिकार संबंधी विचार आएंगे। दूसरा पार्ट पढ़ेंगे राज्य का वास्तविक आधार इच्छा है, बल नहीं। ये परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण आता है। इसको हम पढ़ेंगे राज्य के कार्य और प्रभुसत्ता विषयक विचार, दंड विषयक, संपत्ति विषयक, युद्ध और अंतर्राष्ट्रीयता। तीसरा पार्ट जो होगा वो होगा राज्य का विरोध का अधिकार व्यक्ति को है या नहीं, और फिर इसके विचारों की आलोचना और देन। तो ये बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा। और ये एक उदारवादी विचारक था, और इसकी जो रचना है वो है उदार व्यवस्थापन और अनुबंध की स्वतंत्रता, राजनीतिक दायित्व के सिद्धांत पर व्याख्यान, इंग्लैंड की क्रांति पर व्याख्यान और नैतिकता का। तो ये आप देखेंगे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक उदारवादी विचारक है जो कैसे राज्य के अधिकार को कम करके व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की बात करता है। आदर्शवादी विचारक ग्रीन का जन्म 6 अप्रैल 1836 को यॉर्कशायर जिले में हुआ। इनके पिता इंग्लैंड के चर्च के पादरी और इंजिलवादी थे, संप्रदाय था उसके अनुयायी थे। तो ग्रीन पर अपने पिता के तीव्र धार्मिक उत्साह और नैतिकता का बहुत प्रभाव पड़ा। 14 वर्ष तक घर पे पढ़े। उसके बाद में वे ग्रीन रग्बी के विद्यालय में गए और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए, और शेष जीवन उन्होंने वहीं अध्यापन में व्यर्थ खर्च किया। और 18 वर्ष बाद इसी विश्वविद्यालय में उन्हें नैतिक दर्शन, मॉरल फिलॉसफी का प्रोफेसर बनाया गया। उनके प्रोफेसर के रूप में अपने विद्यार्थियों पर अमिट प्रभाव था, और ग्रीन की मृत्यु के बाद उनके विद्यार्थियों ने ही उनके द्वारा दिए गए व्याख्यानों को पुस्तकों के रूप में प्रकाशित करवाकर गुरु की कीर्ति और प्रभाव को आगे बढ़ाया। वे व्यवहारिक राजनीति तथा सार्वजनिक मामलों में काफ़ी भाग लेते थे। कई वर्ष तक ऑक्सफोर्ड की नगर परिषद के सदस्य रहे। उदार दल के चुनाव आंदोलन में भाग लिया, शिक्षा प्रसार और मद्य निषेध के आंदोलनों में भाग लिया, और शराब के व्यापार पर शासन की ओर से नियंत्रण स्थापित करने की बात पर बल देते रहे। तो इनकी जो रचना है वो आपको मैंने बता दी है। उदार व्यवस्थापन और अनुबंध की स्वतंत्रता, लिबरल लेजिस्लेशन एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है राजनीतिक दायित्व के सिद्धांत पर व्याख्यान, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। तीसरा इंग्लैंड की क्रांति पर व्याख्यान, लेक्चर्स ऑन इंग्लिश रेवोल्यूशन। चौथा है नैतिकता का प्राकृतन, प्रोलेगोमेना टू एथिक्स। तो ऑक्सफोर्ड में स्टूडेंट के रूप में उन्होंने प्लेटो की रिपब्लिक और अरस्तु के एथिक्स और पॉलिटिक्स का अध्ययन किया, और यूनानी ग्रंथों से उन्हें राजनीतिक आदर्शवाद की प्रेरणा मिली। अब हम शुरू करें ग्रीन के राजनीतिक विचार। स्वतंत्रता। रूसो और कांट की तरह ग्रीन के द्वारा भी अपनी राजनीतिक धारणाओं के प्रतिपादन का आरंभ स्वतंत्रता और समस्याओं के साथ किया गया है। ग्रीन स्वतंत्रता विषयक विचारों के संबंध में कांट की स्वतंत्र नैतिक इच्छा और हीगल की सकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा से प्रभावित हैं। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता ना तो केवल हस्तक्षेप का अभाव मात्र है और न ही मनमानी करने की छूट, क्योंकि इसके अंतर्गत कार्य करने की उस प्रवृत्ति पर ध्यान नहीं दिया गया है जिसमें व्यक्ति की इच्छा संतुष्टि प्राप्त करती है, तथा एक ऐसे व्यक्ति को स्वतंत्र कैसे कहा जा सकता है जो मृत्यु की सीमा तक मद्यपान करता है या जुए या द्वारा स्वयं अपने परिवार का विनाश करता है। तो स्वतंत्र ना तो केवल हस्तक्षेप का अभाव मात्र है और न ही मनमानी करने की छूट। हस्तक्षेप का अभाव मात्र केवल नकारात्मक स्वतंत्रता होगी, और यदि स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी करने की छूट ले लिया जाए तो इसमें और उच्च श्रृंखलता में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए स्वतंत्रता के 2 लक्षण हैं। नंबर 1, स्वतंत्रता एक निश्चित प्रकार के कार्यों के लिए करने की सुविधा है, अर्थात उचित या विधि विहित कार्यों को करने की जो हमारी आत्मोन्नति में सहायक हो। दूसरा है ये सकारात्मक होती है, मतलब ये हस्तक्षेप का अभाव मात्र नहीं वरन ऐसी परिस्थितियों और वातावरण की उपलब्धि है जिससे व्यक्तित्व का विकास संपन्न हो सके। अब हम इन्हें 2
प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण या अनुशासन से मुक्ति प्राप्त करना नहीं है, और हम उसे स्वतंत्रता नहीं कह सकते जब एक व्यक्ति या कोई वर्ग दूसरे की स्वतंत्रता की बलि देकर स्वतंत्रता का उपयोग करे। हमारे कार्य समाज के अन्य व्यक्तियों के कार्यों से संबंधित होते हैं, इसलिए सामाजिक संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि हमें निश्चित प्रकार के उन कार्यों को करने की स्वतंत्रता मिले जिसके द्वारा व्यक्ति उस सुख या वस्तु को प्राप्त कर सके जो सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से प्राप्त करने के योग्य हो और जिसकी प्राप्ति हम समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर करते हैं। इस प्रकार ग्रीन की स्वतंत्रता की धारणा स्वतंत्रता की प्रचलित सामान्य अर्थ से भिन्न है। जैसे विद्यार्थी अपने आप को तब तक स्वतंत्र मानते हैं जबकि विद्यार्थियों को विद्यालय और परीक्षा भवन में मनमाना आचरण करने की छूट हो, किंतु ग्रीन इसे स्वतंत्रता नहीं उच्च संकल्पता या अनुशासनहीनता मानता है। उसके अनुसार विद्यार्थियों की स्वतंत्रता इसी में निहित है कि वे बड़े मनोयोग से पाठ्यपुस्तकों का अध्ययन करें, विभिन्न प्रकार के खेलों और व्यायामों से अपने शरीर को सुदृढ़ बनावें और चारित्रिक गुणों का विकास करें। श्रमिक वर्ग भी जो है वो स्वतंत्रता अपनी मांगें मनवाने के लिए तोड़फोड़, हड़ताल या विध्वंसात्मक कार्रवाई करने में नहीं, वरन उत्पादन बढ़ाकर अपने देश को समृद्ध बनाने में। मनुष्य एक नैतिक प्राणी है जिसका चरम लक्ष्य अन्य प्राणियों एवं समाज का हित संपादन करना है। जो कार्य व्यक्ति के इस उद्देश्य को पूरा करे तथा व्यक्ति के नैतिक और सामाजिक विकास में सहायक हो, उसे करना ही स्वतंत्रता है। व्यक्तियों को कुछ बुरे कार्य करने से भी क्षणिक सुख की प्राप्ति हो सकती है, परंतु वे कार्य आत्मा के विकास में बाधक होते हैं। इसलिए इन कार्यों को उसे न करने देना ही स्वतंत्रता है। इन कार्यों को करने की छूट प्राप्त होने से व्यक्ति स्वतंत्र नहीं परतंत्र हो जाएगा। बारकर कहते हैं कि अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देने वाली सदिच्छा के आदेशों का पालन करने की स्वतंत्रता ही सच्ची स्वाधीनता हो सकती है। फिर दूसरी बात आती है स्वतंत्रता का सकारात्मक या भावात्मक रूप। ग्रीन के पूर्ववर्ती उपयोगितावादी और व्यक्तिवादी विचारक राज्य के कानून तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता को परस्पर विरोधी मानते थे। उनका विचार था कि राज्य के द्वारा ऐसे सभी कानूनों को रद्द कर दिया जाए जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगता हो। एडम स्मिथ का मत था राज्य के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए, और जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे विचारकों का मत था कि व्यक्ति के नैतिक विकास तथा उसके व्यक्तित्व के विकास के हित में राज्य के द्वारा व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। इन विचारकों के द्वारा प्रतिबंधों या कानूनों के अभाव पर इनके हटाए जाने पर बल दिया गया था, इसलिए इनकी स्वतंत्रता के विचार को नकारात्मक स्वतंत्रता की धारणा कहा जा सकता है। किंतु ग्रीन ने उपयोगितावादियों या व्यक्तिवादियों की नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया। उसका मत है कि व्यक्ति द्वारा अपनी योग्यता और गुणों के विकास के लिए राज्य की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा राज्य के कार्यों में कोई विरोध नहीं होता है। राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का शोषक नहीं वरन पोषक है। स्वतंत्रता केवल एक साधन है और साध्य है सामाजिक कल्याण में योगदान के लिए सबकी शक्तियों को मुक्त करना। इसलिए कोई मनुष्य किसी की संपत्ति नहीं हो सकता और ना कोई मनुष्य दूसरे का साधन बन सकता है। चूंकि श्रम व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित है, इसलिए यदि पूंजीपति और मजदूरों के संबंध में सामाजिक भलाई में स्वतंत्र योगदान देने से व्यक्ति को कोई बाधा पड़ती है तो श्रम बेचने पर नियंत्रण किया जाना आवश्यक है। रोशनी और स्वच्छ वायु की कमी वाले कारखाने और अधिक काम के घंटे व्यक्ति के इस योगदान को सीमित करते हैं। इसलिए कारखानों में अस्वस्थ वातावरण को हटाने वाली, श्रम के घंटे निर्धारित करने वाली तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने वाली विधियां व्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित नहीं करती, वरन व्यक्ति को अपनी शक्ति के प्रयोग की सुविधा देकर उसे स्वतंत्र करती हैं। इस प्रकार ग्रीन व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए समाज और राज्य के नियमों को आवश्यक मानता है। यही ग्रीन की सकारात्मक स्वतंत्रता पॉजिटिव फ्रीडम कहलाती है। अब बात आती है अधिकार की। अधिकार स्वतंत्रता का प्रतिपादन करने के साथ साथ ही ग्रीन अधिकारों का विवेचन करता है। वह लॉक की तरह अधिकारों को प्राकृतिक व स्वाभाविक न मानकर समाज द्वारा व्यक्ति को समाज के हित को भलीभांति संपादित करने की दृष्टि से दी गई सुविधाएं मानता है। उसके अनुसार अधिकार व्यक्ति द्वारा अपने ऐसे उद्देश्यों को पूर्ण करने की शक्ति है जिन उद्देश्यों को वे अपने लिए हितकर समझता है तथा समाज
यह अधिकार व्यक्ति को इस आधार पर प्रदान करता है कि इस अधिकार के प्रयोग से समाज को लाभ पहुंचेगा। अधिकारों की सृष्टि कैसे होती है? प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वाभाविक स्वतंत्र भावना के अनुरूप यह चाहता है कि उसे अमुक बातों को करने की सुविधा हो जिससे वह उन्नति कर सके। वह समाज से इन सुविधाओं की मांग करता है। इसके साथ ही विवेकशील होने के कारण व्यक्ति ये स्वीकार करता है कि जैसे मुझे इन सुविधाओं की आवश्यकता है वैसे ही अन्य मनुष्यों को इसकी आवश्यकता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए आवश्यक सुविधाओं की मांग करता है और अन्य व्यक्तियों की भी इस प्रकार की मांगों के औचित्य को स्वीकार करता है। इसलिए इन व्यक्तिगत मांगों के पीछे समाज की स्वीकृति का भाव निहित है। इस प्रकार अधिकार व्यक्ति की वह व्यक्तिगत मांग है जिसे समाज की स्वीकृति और संरक्षण प्राप्त होता है। अब अधिकारों के दो तत्व हैं। नंबर 1 व्यक्ति की मांग, नंबर 2 समाज द्वारा मांग की स्वीकृति। व्यक्ति की प्रत्येक मांग अधिकार का रूप धारण नहीं कर सकती। इसमें से केवल उन्हीं मांगों को अधिकार कहा जा सकता है जिन्हें समाज की स्वीकृति और संरक्षण प्राप्त हो। जैसे मेरी मांग यह है कि मुझे भारत का राष्ट्रपति का पद चाहिए, तो ये मेरी मांग समाज द्वारा स्वीकृत न होने के कारण मुझे राष्ट्रपति पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। अब है अधिकार और वैधिक अधिकार। ग्रीन जब सामाजिक संरक्षण की चर्चा करता है तो उसका अर्थ यह है नहीं है कि राज्य ने इसको मान्यता दी है और ये व्यक्ति के वैधिक अधिकार हैं। अधिकारों की समाज द्वारा स्वीकृति के 2 चरण हैं। पहला चरण है जनमत कुछ अधिकारों का औचित्य स्वीकार कर ले पर उन्हें राज्य या कानून द्वारा स्वीकृति या संरक्षण ना मिल पाया हो। भारत में जनमत इस बात को स्वीकार करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार की सुविधा मिलनी चाहिए, पर अभी तक इस बात को राज्य या कानून द्वारा स्वीकृति नहीं मिली है। इस कारण इस अधिकार को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता और कोई बेरोजगार सरकार से दावा नहीं कर सकता कि ये मुझे रोजगार मिलना चाहिए। जो अधिकार कानून द्वारा संरक्षित है और जिन्हें भंग करने वाले को राज्य से दंड मिलता है वे कानूनी या वैधिक अधिकार लीगल राइट्स कहे जाते हैं, जो आज प्राकृतिक अधिकार मात्र हैं, कल राज्य द्वारा या कानून द्वारा स्वीकृत या संरक्षित किए जाने पर कानूनी अधिकार के रूप में मान्य होंगे। फिर है प्राकृतिक अधिकार का अर्थ क्या है? ग्रीन प्राकृतिक अधिकार शब्द का प्रयोग उस अर्थ में करता है जिस अर्थ में अरस्तू ने राज्य के लिए प्राकृतिक शब्द का प्रयोग किया। उसके अनुसार अधिकार इस अर्थ में प्राकृतिक है कि वे व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए नितांत आवश्यक होते हैं। ग्रीन के प्राकृतिक अधिकार तो आदर्श अधिकार की तरह हैं। वे ऐसे अधिकार हैं जिन्हें सामान्य जनहित पर आधारित समाज के द्वारा अपने नागरिकों को प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का आदर्श समाज भूतकाल में विद्यमान नहीं था और हम भविष्य में ऐसे समाज की आशा कर सकते हैं। इसलिए प्राकृतिक अधिकार वर्तमान स्थिति से आगे की चीज़ हैं। ये ऐसे अधिकार नहीं है जो कि संगठित राजनीतिक जीवन में प्रवेश के पूर्व भूतकाल से हमें प्राप्त थे, वरन ये ऐसे अधिकार हैं जिसकी प्राप्ति की आशा हमारे द्वारा भविष्य के अधिक पूर्ण राज्य में की जा सकती है। अब अधिकार और नैतिकता क्या है? तो ग्रीन अधिकारों का नैतिकता से गहरा संबंध और भेद मानता है। अधिकारों का नैतिकता से गहरा संबंध है, इनके बिना नैतिक जीवन व्यतीत करना संभव नहीं है। अधिकार का संबंध केवल बाहरी परिस्थितियों से होता है, जबकि नैतिकता मनुष्य के अंदर विवेक का संचार करती है। उदाहरण के लिए राज्य कानून बनाकर व्यक्तियों को चर्च या धर्म स्थान जाने के लिए बाध्य कर सकता है, लेकिन ये धर्म स्थान में गए हुए व्यक्तियों को ईश्वर पर ध्यान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अब अधिकार और कानून। अधिकार और कानून इस दृष्टि से परस्पर संबंधित हैं कि अधिकार को कानूनी रूप दिया जा सकता है और इस प्रकार उसका पालन कराया जा सकता है। बच्चों की अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार आज चाहे प्राकृतिक या नैतिक मात्र हो, पर यदि कल इस विषय पर कानून बन जाएगा तो एक कानूनी अधिकार हो जाएगा। विधि सम्मत अधिकारों में कुछ अन्यायपूर्ण भी हो सकते हैं, जैसे किसी समय लोगों को दास रखने, बेचने या मार डालने तक का कानूनी अधिकार था, परंतु उसे नैतिक अधिकार नहीं कहा जा सकता था। इसी प्रकार कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो नैतिक तो हैं पर अभी कानून का संरक्षण प्राप्त न होने से कानून सिद्ध नहीं है, किंतु अधिकांश अधिकार ऐसे होते हैं जो नैतिक और न्यायपूर्ण भी हैं और कानून द्वारा स्वीकृत भी। अब राज्य सामान्य इच्छा का परिणाम। ग्रीन के अनुसार मानवीय चेतना या आत्मा स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता के अभाव में मानव न रहकर अन्य द्वारा संचालित मनुष्य मशीन बन जाता है। ये स्वतंत्रता 2 प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक क्या है? आचार शास्त्र का विषय। इसका मुख्य अर्थ है कि अपने मनोवृत्तियों को वश में रखना और उनका दास बनना। बाह्य जगत की स्वतंत्रता का अर्थ है ऐसे वातावरण या परिस्थितियों का होना जिनसे प्रत्येक व्यक्ति अपने वास्तविक हित के कार्य कर सके और उसे किसी भी बाधा का सामना न करना पड़े। ऐसी परिस्थितियों की जो शर्तें हैं उन्हें ही अधिकार कहा जा सकता है। इस प्रकार ग्रीन अपने दर्शन के अंतर्गत स्वतंत्रता, अधिकार,
और राज्य की विवेचना करते हुए बारकर के सुंदर शब्दों में इस बात का प्रतिपादन करता है कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार का भाव निहित है और अधिकार अपनी रक्षा के हेतु राज्य की मांग करते हैं। आशा है आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। थैंक्स।